दोस्तों आज मैं रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी द वुमन इन द विंडो की कहानी को एक्सप्लेन करूंगा। इस मूवी की कहानी इसी नाम से साल 2018 में आई किताब पर आधारित है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.8 स्टार्स आउट ऑफ 10। हालांकि ये काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है तो इस पे ध्यान मत देना। इस फिल्म की राइटर हैं ट्रेसी लैट्स और डायरेक्टर हैं जोई राइट। एंड दोस्तों एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर ये हो गई है कि यहाँ पर इनका नाम एना फॉक्स है ना कि एनी है। छोटी सी मिस्टेक है फ्रॉम माय साइड, इस बार माफ कर देना। और दोस्तों मैंने हाल ही में क्वीन ऑफ द डैम्ड नाम की एक मूवी को एक्सप्लेन किया है जो कि एक वैम्पायर बेस्ड फिल्म है। यहाँ पर हमको वैम्पायर क्वीन के ओरिजिन्स के बारे में बताया गया है, तो जाकर जरूर देखना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम डॉक्टर एनी फॉक्स को देखते हैं जिसे एगोराफोबिया हुआ था। ये न्यूयॉर्क में रह रही थी। यहाँ पर एगोराफोबिया एक एंजाइटी डिसऑर्डर है। इसमें लोगों को अपने आसपास की जगह सेफ नहीं लगती। ऐसे लोग जब ओपन प्लेसेस, बस, ट्रेन्स या फिर शॉपिंग मॉल्स या फिर सीवियर केसेस में घर के बाहर भी जाते हैं तब उनको पैनिक अटैक आने लगता है। इनका बीपी बढ़ता है, हार्ट रेट तेज हो जाती है, सांस लेने में भी दिक्कत आने लगती है। अक्सर ऐसी कंडीशन किसी ट्रॉमेटिक इवेंट के कारण पैदा होती है और ऐसे लोग हमेशा घर में ही रहने लगते हैं। अब यहाँ पर खास बात ये थी कि एनी खुद एक चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट होती है। अपने पति से वो सेपरेटेड थी और इनकी बेटी अपने डैड के पास में ही रहा करती थी। स्टार्टिंग में हम एनी को फोन में अपनी बेटी से बात करते हुए देखते हैं। एनी का जो घर होता है वो 3 स्टोरी का एक बड़ा घर था। खैर यहाँ पर वो अकेले अपने बिल्ली के साथ में रह रही थी। उसने अपने बेसमेंट को किराए पर दिया हुआ था जहां पर डेविड नाम का सिंगल आदमी रहा करता था। एनी 9-10 महीने से इस घर से बाहर ही नहीं निकली थी। उसकी इस बिगड़ी हालत को देखकर उसका साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर लैंडी काफी परेशान था। उसने एनी को पड़ोसियों को रोज देखकर उनके रूटीन को नोट करने का काम दिया था। अब एक मॉर्निंग एनी ये देखती है कि पड़ोस के घर 101 में एक न्यू फैमिली शिफ्ट हुई है, यानी कि रसेल फैमिली। वो बॉस्टन से यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। उनके आने के कुछ दिन बाद में ईथन नाम का एक 15 साल का लड़का एनी के घर पर उससे मिलने आता है। एनी पहले तो उसे भगाने लगती है बट वो उसको वेलकम गिफ्ट देने आया था। एनी उसे घर के अंदर बुलाकर उसको अपना इंट्रोडक्शन देती है। उसके मॉम एंड डैड के बारे में पूछती है। ईथन एनी की प्रोफेशन को लेकर थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो जाता है, एज उसको ये लगता है कि बच्चों को माइंड के डॉक्टर की क्या जरूरत होती है, उन्हें कौन सी बीमारी हो सकती है। एनी ये बोलती है कि कई प्रकार के डिप्रेशन, फियर, एंजाइटी, कंपटीशन का प्रेशर या फिर ड्रग से छुटकारा इत्यादि। ईथन जल्दी ही एनी से दोस्ती कर लेता है और यहाँ पर सीन ये था कि ईथन अपने डैड से काफी डरता था, एज इफ कि वो उसको फिजिकली अब्यूज कर रहा हो। ये बात एनी नोटिस कर लेती है और ईथन की हर मुमकिन मदद करने का वादा करती है। एनी घर से बाहर नहीं जा सकती थी बट घर के अंदर वो एकदम नॉर्मल थी। अब नेक्स्ट डे हैलोवीन का दिन था। डेविड घर के अंदर कुछ कैंडीज लाकर रखने की बात करता है एज रात को मोहल्ले के बच्चे आने वाले थे। बट एनी इस चीज से इनकार कर कहती है कि मैं घर की सभी लाइट्स को ऑफ कर दूंगी ताकि वो ये समझे कि घर बंद पड़ा हुआ है। डेविड हैलोवीन के बहाने एनी को घर से बाहर भेजना चाहता था बट एनी उसे ट्राई करने के मूड में नहीं थी। अब रात को बच्चे आकर घर के बाहर शोर मचाने लगते हैं और घर पर अंडे फेंकने लगते हैं, एज उनको ये पता था कि एनी घर पर ही रहती है। बच्चे यहाँ पर बेवकूफ नहीं थे। एनी गुस्से में घर के मेन डोर पर आकर चिल्लाने लगती है और बच्चे नहीं मानते तो हल्का सा डोर खोलती है। इतने में ही उसे पैनिक अटैक आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। अब अगले दिन हम एक लेडी को एनी के घर पर देखते हैं जो कि एनी को उठाती है। एनी को ये लगता है कि ये जेन रसल है, ईथन की मॉम। वो उसे अपनी कंडीशन बताकर चिट चैट करने लगती है। दोनों ड्रिंक्स करते हैं। यहाँ पर एनी जेन के इयररिंग्स की तारीफ भी करती है। जेन एक आर्टिस्ट होती है तो वो एक ड्राइंग बनाकर उसको देती है। लेटर ऑन वो जेन को हाउस 101 में जाते हुए देखती है। उसी रात एलिस्टर रसल एनी के घर आकर पूछते हैं कि क्या उनकी फैमिली से कोई यहाँ पर आया था। एनी उससे झूठ बोल देती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आया था। अगले दिन डेविड एनी से बॉक्स कटर लेता है एज उसे एलिस्टर ने हायर किया था। डेविड उनके यहाँ पर घर का सामान लगाने जा रहा था। इसी रात एनी को सामने वाले घर यानी कि 101 से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो घबरा कर देखती है तो एलिस्टर ईथन पर गुस्सा कर रहा था। ईथन काफी ज्यादा रो भी रहा था। एनी ईथन को फोन करती है तो वो बात को टाल देता है। एलिस्टर भी एनी की बातों को टालता है। एनी डेविड से जाकर पूछती है कि क्या उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी थी तो डेविड भी मना कर देता है।
अगले दिन ईथन रोते हुए आकर ये कहता है कि उसके डैड ने उसको पीटा था। एनी उसे शांत करके जरूरत पड़ने पर मदद करने का भरोसा दिलाती है। वो डॉक्टर लैंडी से बात कर इस केस को रिपोर्ट करने के बारे में बोलती है, एज क्लियरली ये एक डोमेस्टिक क्राइम था, बट डॉक्टर लैंडी उसे छोटा किस्सा कहकर इग्नोर करने के लिए कहता है। अब आज रात एनी ड्रिंक्स करके फ्रेंच मूवी देख रही थी। अब मूवी देखते देखते वो सो जाती है। रात को उसकी नींद अचानक से खुलती है और उसको फिर से चीखने की आवाज सुनाई देती है जो कि 101 हाउस से आ रही थी। वो विंडो से झांक कर देखती है तो कोई जेन को मार रहा था। उसके पेट में चाकू था। वो वहीं पर तड़प तड़प कर मर रही थी। एनी पैनिक में 911 पर कॉल करती है, पुलिस को आने के लिए कहती है। अब जेन को बचाने के खातिर वो हिम्मत करके घर से बाहर जाने की कोशिश करती है और घर से निकलकर कुछ ही दूर पर वो फिर से बेहोश हो जाती है। अगले दिन हम एनी को उसके घर पर देखते हैं जहां पर डिटेक्टिव लिटिल, डिटेक्टिव नॉर्ली एंड एलिस्टर था। एलिस्टर को यहां पर देखकर एनी डर जाती है। डिटेक्टिव लिटिल ये कहता है कि डरने की कोई भी बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, यहाँ पर कोई भी मर्डर नहीं हुआ है। हैं? मर्डर नहीं हुआ? तो कल रात क्या हुआ था? खैर, अब एलिस्टर की वाइफ जेन सामने से आकर एनी का हाथ मिलाने लगती है। एनी उसको देखकर शॉक्ड और कंफ्यूज्ड हो जाती है। वो कोई मिडिल एज्ड वुमन थी और मेरे घर पर जो जेन आई थी वो कोई दूसरी औरत थी। ये दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, यानी कि एलिस्टर एंड फेक जेन। वो ईथन को पूछने के लिए कहती है, बट यहाँ पर ईथन भी यही कहता है कि ये न्यू लेडी ही उसकी मॉम है। अब यहाँ पर एलिस्टर ही पुलिस से उल्टा एनी पर कंप्लेंट कर देता है कि एज वो उसके घर की जासूसी कर रही थी। डिटेक्टिव लिटिल सबको शांत करके एनी को अपना कार्ड देता है। उसे एनी की कंडीशन मालूम थी तो वो इसे सीरियसली नहीं लेता, लेकिन एनी इससे नहीं रुकती एज उसको यकीन था कि उसने जेन को देखा था। ये उसका हेलुसिनेशन नहीं था। वो सोशल मीडिया पर एलिस्टर रसल के बारे में सर्च करने लगती है। उसे पैमला नाजिन नाम की एक महिला की डेथ के बारे में पता चलता है जो कि एलिस्टर की पीए थी। उसकी मौत बॉस्टन में 6ठे फ्लोर से गिरने से हुई थी। एनी अब एलिस्टर के ऑफिस में कॉल्स करती है जिससे उसे ये पता चलता है कि एलिस्टर की फैमिली पैमला की डेथ के बाद सिटी की तरफ शिफ्ट हो रही थी। एनी इसके बारे में डेविड से बात करने जाती है बट वो बेसमेंट में नहीं था। एनी को वहां पर कई सारे इंटीमेशन लेटर्स भी मिलते हैं जो कि कनेक्टिकट जेल अथॉरिटीज से थे। डेविड यहाँ पर पैरोल लेकर भाग कर आया था। वो यहाँ पर छुप रहा था। अब डेविड एनी को अपने रूम में देखकर काफी गुस्सा करता है। उसका बर्ताव अचानक से एग्रेसिव हो जाता है। वो एनी से सच्चाई बताता है और कल ही कनेक्टिकट जाने की बात करता है। एनी उससे फिर से जेन के बारे में पूछती है कि क्या उसने एलिस्टर के घर में काम करते हुए उसे कभी देखा था। इस चीज पर डेविड और ज्यादा गुस्सा करता है और ना करके चला जाता है। एनी डेविड के इस बर्ताव से काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है एज इतने दिनों तक वो उससे अच्छे से बात कर रहा था बट अचानक से उसके तेवर बदल गए थे। एनी अब रोज एलिस्टर के घर के फोटोज लेने लगती है। जो यहाँ पर नई वाली जेन थी वो उसको एक बार देखकर फोन पर भी डांटती है, स्पाइंग बंद करने के लिए बोलती है। अगले दिन एनी को अपनी बिल्ली पंच कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। वो उसे घर में हर जगह ढूंढने लगती है। फाइनली वो उसे टॉप फ्लोर के गेस्ट रूम के बेड के नीचे मिलती है जहां पर वो कभी भी नहीं जाती थी। एनी हैरान हो जाती है कि ये यहाँ पर कैसे आई। लेटर ऑन हमको घर में एनी के हस्बैंड एड की आवाज सुनाई देती है। वो और एनी फाइट कर रहे थे। एड ये कहता है कि तुम्हें भ्रम हुआ है, ड्रिंक्स एंड मेडिसिन से तुम सब पर शक करने लगी हो, तुमको ये सब छोड़कर आगे बढ़ना होगा। इस पर एनी ये कहती है कि मैं नहीं कर सकती, बाकी लोग कर सकते होंगे लेकिन मैं नहीं। यहाँ पर खास बात ये थी कि ये जो कॉन्वर्सेशन भी हुई थी वो एनी के दिमाग में हो रही थी। रियल में या फिर फोन पर कोई भी एड नहीं था। एड सिर्फ उसके दिमाग में था। मतलब कि एनी स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षणों को भी प्रकट कर रही थी, जहाँ पर आवाजें सुनाई देना आम बात है। अगली सुबह एनी ईथन को देखती है और उसे आवाज लगाती है। उसे घर में बुलाकर ये कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। ईथन भी रोते हुए कुछ कहना चाहता था बट उसी टाइम एलिस्टर वहां पर आकर उसे बाहर भेज देता है। वो एनी पर भी चिल्लाता है, अपनी फैमिली से दूर रहने के लिए बोलता है। वो एग्रेसिवली गिल्ट से एनी पर चिल्ला रहा था जिसे एनी नोटिस कर लेती है एज वो एक साइकियाट्रिस्ट होती है तो वो लोगों के माइंड को पढ़ना जानती थी। अब अगले दिन एनी को एक ईमेल आता है जिसमें एक फोटो थी जहां पर वो सो रही थी। उसमें टाइम स्टैम्प रात के 2 बजे थे, मीनिंग उसके घर में कल रात कोई आया था। एनी का शक अब डेविड पर था एज उसके पास ही घर की दूसरी कीज थी। वो फिर से डिटेक्टिव लिटिल को बुलाकर उस ईमेल को दिखाती है। उसी टाइम पर एलिस्टर एंड न्यू जेन आकर फिर से पुलिस को कंप्लेंट करने लगते हैं। वो एनी पर हैरेसमेंट का चार्ज भी लगाता है। उसी टाइम पर डेविड भी वहां पर था। डिटेक्टिव लिटिल उससे उसकी लास्ट नाइट की लोकेशन पूछता है तो वो ये कहता है कि वो कनेक्टिकट में था। वो उसका प्रूफ भी देता है। अब एनी पुलिस से अपनी थ्योरी शेयर करती है।
कि मैंने डेविड के बेड पर वही इयररिंग्स देखी थी जिसे जेन ने पहना हुआ था और डेविड जेल भी गया है। एलिस्टर को बॉस्टन में उसकी पीए की डेथ के बाद जॉब से निकाल दिया गया था। ये सब मिले हुए हैं। आप मेरी बात नहीं मान रहे, लेकिन मेरी फैमिली इसे मानती है, वो मेरा यकीन करती है। एनी यहाँ पर इमोशनली चार्ज हो गई थी। वो रेंट करने लगती है, जिस पर डिटेक्टिव नॉरेल कहती है कि तुम्हारी फैमिली तो मर चुकी है। यहाँ पर इसको सुनकर एनी को एक और पैनिक अटैक आता है। हमें अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि एक्चुअली उसके दिमाग में चल रहा था। हम देखते हैं कि एनी अपने पति एड एंड बेटी ओलिविया के साथ क्रिसमस की छुट्टियां मनाने कहीं कार में जा रहे होते हैं। एड इस ट्रिप से बिल्कुल भी खुश नहीं था, एज उसे एनी का अफेयर मालूम पड़ गया था। वो डिवोर्स चाहता था। ये दोनों कार में ही झगड़ा करने लगते हैं, जहां पर कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एड एंड ओलिविया ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। घायल एनी वहां पर रोते हुए 911 को कॉल करती है और यही ट्रॉमा ने उसके एग्राफोबिया को स्टार्ट कर दिया था। उसके दिमाग ने इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। उसको लगता था कि उसकी फैमिली अभी भी जिंदा है एंड वो डिवोर्स्ड हैं। पहली बार इन 10 महीनों में एनी को अपने लक्षण साफ साफ दिखाई देते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में एनी अपनी बेटी से फोन पर बात कर रही थी, वो भी एक भ्रम था। जी हाँ, वो अब सभी से यानी कि एलिस्टर, पुलिस, डेविड, ईथन से सॉरी बोलती है। उसको ये लगता है कि उसका जेन को देखना भी एक भ्रम ही होगा, लाइक एड की आवाज की तरह। डिटेक्टिव लिटिल एनी के प्रति दया भाव करते हुए उसका अपॉइंटमेंट डॉक्टर लैंडी से करवाता है। एनी डॉक्टर लैंडी से फर्स्ट टाइम एडमिट करती है कि वो एक हैवी ड्रिंक कर रही है, मेडिसिन ठीक से नहीं लेती। उसे एक वेकअप कॉल चाहिए था और कल का इंसिडेंट वही था। डॉक्टर लैंडी अब सेशंस के टाइमिंग को हफ्ते में 3 बार कर देता है। डेविड भी अपना सामान पैक करते हुए वहां से जा रहा था। एनी अब एक वीडियो बनाती है जो कि उसकी आखिरी विश थी। वो क्लियरली सुइसाइडल थी। अब रात में वो एक आखिरी बार अपने मोबाइल पर अपनी फैमिली की फोटोज को देखने लगती है। तब उसे पंच का एक फोटो मिलता है जिसे उसने जेन के सामने निकाला था। वहां पर जेन की इमेज सामने रखे हुए वाइन ग्लास पर रिफ्लेक्ट हो रही थी। एनी इस फोटो को लैपटॉप में एनलार्ज करके देखती है तो जेन का चेहरा साफ साफ दिखता है। मतलब कि जेन उसकी हेलुसिनेशन नहीं थी, वो सच में थी। और इससे एनी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो पैनिक में जाते हुए डेविड को बुलाकर इमेज दिखाती है। डेविड उसे देखकर सच्चाई बताता है। कहता है कि इस लेडी का नाम कैथरीन है। उसने उसके साथ में 1 नाइट स्टैंड किया था। वो ईथन की ओरिजिनल माँ है। वो ड्रग एडिक्ट थी और जब वो नियर 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तब वो एलिस्टर से दूर भाग गई थी। एलिस्टर को वो 2 साल के बाद एक मैथ रिहैब सेंटर में मिली। एलिस्टर ने मेडिकल ग्राउंड्स पर बेबी को अपने पास रख लिया और कैथरीन को जेल भेज दिया। एलिस्टर एंड जेन तब से कैथरीन से दूर भाग रहे हैं। कैथरीन को फाइनली बॉस्टन का पता चल गया था, इसलिए वो यहाँ पर आए हैं। ये सब बात कैथरीन ने डेविड से कही थी। एनी को ये सब सुनकर शॉक लगता है। वो ये कहती है कि मैंने इसका ही खून होते हुए देखा है। वो डेविड को फिर से पुलिस के पास जाने के लिए कहती है, बट डेविड इंटरेस्टेड नहीं था, एज वो पेरोल पर था और वो इस केस में फंसना नहीं चाहता था। वो अब अपना सामान लेकर जाने लगता है। कुछ ही देर के बाद में एनी को डेविड के चीखने की आवाज सुनाई देती है। देखने पर वहां पर ईथन था। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। ईथन के हाथ में एक नाइफ था। उसने डेविड पर हमला किया था। ईथन के अंदर एक सीरियल किलर के लक्षण थे। वो एनी से कहता है कि पहले दिन से ही मेरी नजर तुम पर थी। मैं तुम्हें ही वॉच कर रहा था और मैंने ही पंच को ऊपर बेड के नीचे रखा था। मैंने ही तुम्हें फोटो ईमेल किया था और मैंने ही तुम्हारा वीडियो देखा है। असल में मेरा प्लान तुम्हें मारने का नहीं था, बल्कि तुम्हें लाइव सुसाइड करते हुए देखने का था। बट अब जब तुमको एंड डेविड को कैथरीन की बात मालूम पड़ गई है तो मैं तुमको नहीं छोड़ सकता। ईथन ये कहता है कि उसने ही केटी का मर्डर किया है, ना कि एलिस्टर ने, एज कैथरीन एक रेस्पॉन्सिबल मदर नहीं थी। अब एनी ईथन को साइकोलॉजिकली समझाने जाती है। उसके सामने नाटक करने लगती है। कहती है कि तुम्हें ये लाइव देखना है ना, तो ये देखो। वो वाइन के अंदर सारी ड्रग्स डालकर उसे हल्के से पीती है। जब ईथन उसके पास में आता है तो वो उस पर बॉटल से हमला कर भागने लगती है। अब भागते टाइम वो डेविड के खून पर फिसलकर गिर जाती है। डेविड यहाँ पर मरा नहीं था, बल्कि धीरे धीरे मर रहा था, यानी कि स्लो डेथ। वो अब ईथन को रोककर एनी को भागने का मौका देता है। ईथन उसे फाइनली मार डालता है। सर्व्स यू राइट मिस्टर डेविड। अब एनी यहाँ पर डर रही थी। पैनिक में ऊपर रूफ पर भाग जाती है और 10 महीनों में पहली बार वो घर से बाहर निकलती है। ईथन उसका पीछा करते हुए आता है। पैनिक में दिमाग अलग ही रिएक्शन देता है, इसलिए घर से बाहर जाने पर भी एनी नॉर्मल थी। ऊपर एनी एंड ईथन की फाइट होती है और एनी उसको ऊपर से नीचे गिरा देती है इन सेल्फ डिफेंस।
नेक्स्ट डे हम एनी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां पर डिटेक्टिव लिटिल एनी से सॉरी कहता है। वो उसकी वीडियो को डिलीट करने के लिए भी कहता है। एलिस्टर एंड जेन को मर्डर छुपाने के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है, जहां पर वो अपना क्राइम कबूल करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एलिस्टर और जेन का जो क्राइम था वो ये था कि उन्होंने यहाँ पर कैथरीन की बॉडी को छुपाया था, यानी कि अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करी थी। एंड यहाँ पर एनी के घर पर जितनी भी सारी चीजें हो रही थी उसके पीछे ईथन का ही हाथ था। बेसिकली ईथन के अंदर एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर थी, जहाँ पर वो एक क्रिमिनल की तरह सोचने लगा था। एंड यहाँ पर पूरे टाइम में एलिस्टर एंड रियल जेन जो थी वो यहाँ पर एनी को बचाने की कोशिश कर रहे थे ईथन से, एज वो जानते थे कि उनका बच्चा एक सीरियल किलर है। और बूम, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द वुमन इन द विंडो फिल्म की कहानी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फिल्म एक बुक पर बेस्ड है। मैंने बुक तो नहीं पढ़ी है, बट रिव्यूज की बात करें तो बुक फिल्म से ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर एमी साइकियाट्रिस्ट होने के बावजूद भी अपनी कंडीशन को सीरियसली नहीं ले रही थी, हैवी ड्रिंकिंग कर रही थी और आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करती थी। एंड इस हादसे की वजह से वो पूरी तरह से जाग गई थी। फिल्म पेरेंटिंग, ड्रग्स अब्यूज, उसके साइड इफेक्ट्स की बात भी करता है। ओवरऑल ये वन टाइम वॉच तो है। एंड दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने स्टको नाम की एक शॉर्ट हॉरर मूवी एक्सप्लेन करी थी, ये बिल्कुल उसके जैसी ही है। तो दोस्तों अगर आपने स्टको शॉर्ट हॉरर मूवी को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड दोस्तों इनटू द डार्क सीरीज की सेकंड फिल्म भी एगोराफोबिया पर ही थी, यानी कि फ्लैश एंड ब्लड। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं हुलू ओरिजिनल्स इनटू द डार्क सीरीज की और फिल्में एक्सप्लेन करूं तो जरूर बताना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए